हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के पीजीटी फिजिक्स जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर था और ये जुलाई 2018 में हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज प्रोपोर्शनल टू। देखो, पहले मैं आपको न्यूटन्स रिंग के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सो न्यूटन्स रिंग कब फ्रेम होती है? देखो, मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स प्लेट है और यहाँ पर एक हमने कॉन्वेक्स प्लेट को रखा हुआ है किसी सरफेस पर। यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं और इस लाइट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के नीचे जा रही है और देखो एक यहाँ पर सेंटर पे आ रही है, डायरेक्टली ऊपर जा रही है। इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जो ये गैप आप देख रहे हो, इतना गैप में यहाँ पर एयर होगी, ठीक है। जो लाइट डायरेक्टली नॉर्मली इस पर आ रही है, यहाँ पर बीच में तो कोई एयर नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट है ओ पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर बीच में एयर है। तो होगा क्या कि जो सेंटर पर लाइट है और जो यहाँ पर लाइट है, उनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसकी वजह से आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगी। ये जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस थी, ये सबसे पहले न्यूटन्स ने डिस्कवर करी थी या न्यूटन्स ने ऑब्जर्व करी थी। इसी की वजह से इसको न्यूटन्स रिंग कहा जाता है। अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि ये जो डायमीटर है ये किस तरह से एन पर डिपेंड करेगा, यानी कि ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जब भी पीजीटी के क्वेश्चन देखोगे तो इसी पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एपरेटस है इधर, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये क्लैंप, यहाँ पर सोडियम लैंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो न्यूटन्स रिंग आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से। सेंटर पर आपको मिलेगा डार्क, यानी कि सेंट्रल रिंग जो होगी वो डार्क होगी और उसके बाद में आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स बनती हुई दिखाई देंगी, जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर जो रेडियस होगा किसका, nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क रिंग का, वो होगा रूट एन लैम्डा आर। लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस और एन यहाँ पर है ऑर्डर। और डायमीटर की अगर बात करें तो वो हो जाएगा इसका डबल, यानी कि आप मेन चीज ये देखो कि जो डायमीटर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर पर। किसकी बात हम कर रहे हैं? डार्क रिंग के लिए। और अगर nth ब्राइट फ्रिंज की बात करेंगे, nth ब्राइट रिंग की बात करें तो उसका रेडियस होता है 2n+1 लैम्डा आर अपॉन में 2, यानी कि डायमीटर इसका डबल हो जाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर। तो मेनली डायमीटर nth रिंग का n पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, नेचुरल नंबर पर डिपेंड कर रहा है, जबकि जो nth ब्राइट रिंग का डायमीटर होगा वो ओड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करेगा। आप देखना डीएसएसबी में इसी से 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो एक तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो न्यूटन्स रिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है। लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा dn का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपॉन में 4pr। ये मतलब कंजुगेटिव रिंग का डायमीटर का डिफरेंस हम ले रहे हैं और नीचे 4pr, p कोई इंटीजर हो सकता है, n हो सकता है। जैसे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का फाइंड करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो एप्लीकेशन मेनली क्या क्या होगी, एक तो वेवलेंथ फाइंड करना लाइट की और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना। और आपको जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। जो ब्राइट रिंग का डायमीटर है, मैंने आपको बताया था ब्राइट रिंग का डायमीटर किस पर डिपेंड करेगा? ब्राइट रिंग का डायमीटर डिपेंड करेगा स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर। देखो 2-3 चीजें पढ़ाई, उसी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक तो ये क्वेश्चन न्यूटन्स रिंग पर पूछा गया था, तो वो था क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये उसी पेपर का है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग। इस बार डार्क रिंग का डायमीटर का पूछ लिया, किस पर डिपेंड करेगा? तो हमने पढ़ा था डार्क रिंग किस पर डिपेंड करेगा? स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर पर, यानी कि डार्क की बात है तो रूट n पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, ब्राइट की बात हो तो ऑड नेचुरल नंबर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, रूट पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर इज 1.52 एंड 1.41। आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल एट कोर क्लैडिंग बाउंड्री कितना होगा। तो देखो, मैं पहले ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो इनर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोर। जो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो करता है TIR पर। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर कोर का, यानी कि जो अंदर पोर्शन है और जो ये क्लैडिंग होता है उसके बाहर होता है, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा, मैं लिख देता हूँ, एन कोर हमेशा ज़्यादा होता है क्लैडिंग से।
तभी ये काम कर पाता है। अब जो फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, वो होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करो या एन से डिनोट करो, बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कोर का। किसके रेस्पेक्ट में, क्लैडिंग के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये बराबर हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इक्वल टू 1 अपॉन में साइन क्रिटिकल एंगल sin IC। देखो ये मैंने कैसे लिखा, जैसे अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं μ2 अपॉन में μ1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। वही चीज़ हमने करा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर अपॉन में क्लैडिंग। हमें sin IC चाहिए, तो sin IC मतलब क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो sin IC इक्वल टू हो जाए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। IC निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.41 और कोर का है 1.52। हमेशा कोर का ज़्यादा ही होता है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 68.06 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर रिमेन कांस्टेंट फॉर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का किसके लिए कांस्टेंट रहता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए। देखो एक और क्वेश्चन न्यूटन रिंग पर ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द स्क्वायर ऑफ डायमीटर ऑफ द फिफ्थ रिंग, यहाँ पर डायमीटर फिफ्थ रिंग का गिवन है और कौन सी रिंग है, डार्क है। फिफ्थ रिंग इन न्यूटन रिंग इज 5 मिलीमीटर, तो इसकी वैल्यू 5 मिलीमीटर। तो पूछा है कि देन फॉर द 10th डार्क रिंग, यानी कि जो 10th डार्क रिंग होगा उसका डायमीटर कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि जो डायमीटर होता है डार्क रिंग का वो किस पर डिपेंड करता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर पर, यानी कि डायमीटर डायरेक्टली रूट n पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं वही पॉइंट मानूँ कि डायमीटर रूट n पर डिपेंड करेगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डायमीटर ऑफ 10th रिंग अपॉन में डायमीटर ऑफ 5th रिंग वो बराबर होगा रूट में n की वैल्यू यहाँ पर मतलब n जब 10 होगा अपॉन में n जब 5 होगा। अब इसकी वैल्यू बस पुट कर देंगे, तो हो जाएगा रूट 10 और ये हो जाएगा रूट 5, तो d10 अपॉन में d5 की वैल्यू तो हमें पता है, तो d10 निकालना 10th रिंग का, वो हो जाएगा d5 और देखो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 5 यानी कि 2। अब 10th रिंग का डायमीटर जो होगा वो 5 टाइम्स वो रूट 2 टाइम्स होगा जो 5th रिंग का डायमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, तो हम लिख सकते हैं जो डायमीटर होगा 10th रिंग का वो रूट 2 टाइम्स होगा डायमीटर ऑफ द 5th रिंग के। हमें गिवन था स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ 5th रिंग, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्वायर भी करना पड़ेगा एक्चुअली। स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द 5th रिंग डार्क रिंग के लिए वो 5 मिलीमीटर है। तो आपको निकालना है d10 का, यानी कि d10 के स्क्वायर का आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड स्क्वायर दिया है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग का जो स्क्वायर होगा इट विल बी इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा और यहाँ पर d5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 इंटू में d5 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये आंसर आएगा 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। इस वर्ड को जरूर ध्यान देना होगा, इफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, तो यहाँ पर डायमीटर के स्क्वायर मतलब 5 मिलीमीटर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज, यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है। तो देखो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू में n क्या है, स्मॉल n है ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, कैपिटल n है टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन गिवन ग्रेटिंग, जो भी आपको ग्रेटिंग दी हुई है। रिजॉल्विंग पावर होता क्या है, so it is defined as the resolving power of diffraction grating is defined as the ability to form separate diffraction maxima of two closely separated wavelength, यानी कि अगर आपको दो पास में कोई भी फ्रिंज मिल रही है या पैटर्न मिल रहा है तो वो उसको मैक्सिमम मिल रहा है तो वो उसको दूर दूर करके दिखाएगा, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर है। किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम पर और टोटल नंबर ऑफ लाइंस पर। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि रिजॉल्विंग पावर किस पर डिपेंड करती है, ट्वाइस द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम, मैंने भी आपको बताया लैम्डा अपॉन डी लैम्डा n इंटू n, तो ट्वाइस तो नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, हाँ ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम के, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर सही रहेगा। तो देखो अगर डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो डिस्पर्सिव पावर को हम डी थीटा अपॉन डी लैम्डा से डिनोट करते हैं और वो होगा n अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा के इक्वल।
क्वेश्चन नंबर 6 है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग में क्या इस्तेमाल होता है? पोलराइजन, न्यूटन्स लॉ, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म या डिफ्रैक्शन? तो इसमें आंसर होगा इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 8 है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ कोर एंड क्लेडिंग फॉर स्टेप इंडेक्स फाइबर आर 1.52 एंड 1.41। पूछा कि न्यूमेरिकल एपरेचर कितना होगा? तो देखो वही क्वेश्चन है, पहले भी आपको इतनी वैल्यू दी हुई थी कोर और क्लेडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो न्यूमेरिकल एपरेचर का फॉर्मूला होता है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो हम हायर में से लोअर माइनस कर देंगे, यानी कि कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में से हम माइनस करेंगे क्लेडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर से, nc स्क्वायर माइनस एक कोर आप ले लीजिए और एक क्लेडिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.52 का स्क्वायर माइनस 1.41 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो मिलेगा 0.568 न्यूमेरिकल एपरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न। लेट अस डिस्कस डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखो इंटरफेरेंस तब होता है जब दो लाइट जो कि कोहेरेंट हो आपस में इंटरफेयर करे, उससे इंटरफेरेंस होता है और उसमें आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। यानी कि टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन सुपरपोज्ड फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट बेंड होती है किसी ऑब्स्टिकल से टकरा करके तब उसमें डिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द शार्प एजेस एंड एनरोज द रीजन ऑफ शैडो ऑफ अर ऑब्स्टिकल। सेकंड डिफरेंस है, तो ये तो एक डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया। टू इंडिपेंडेंट एंड कोहेरेंट वेव सुपरपोज टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी कि जो दो वेव होनी चाहिए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल वेव फॉर्म रिजल्ट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी कि यहाँ से जो सेकेंडरी वेव होंगी वो एक सिंगल वेव फ्रंट पैटर्न फॉर्म करती है। थर्ड डिफरेंस होगा इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, यानी कि जितनी भी आप इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी देखोगे मैक्सिमा की सबकी सेम रहेगी, यानी कि ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट। जबकि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल जो मैक्सिमम होगा उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, फिर आप दोनों तरफ जाओगे तो वो डिक्रीज करने लगेगी। मैं आपको ग्राफ से दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो इंटरफेरेंस में सभी की मैक्सिमम इंटेंसिटी जितने भी आपको मैक्सिमम मिलेगा सबकी सेम है। जबकि डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, बाकी जितने भी आपको मैक्सिमम मिलेगी उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहेगी। फोर्थ डिफरेंस हो गया देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब आपको अलग से अच्छे से दिख जाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा इंटरफेरेंस में, जबकि यहाँ पर पुअर कंट्रास्ट होता है डिफ्रैक्शन में। कंडीशन फॉर, यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखो तो डी साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होगी, या पार्ट डिफरेंस जो होगा वो एन लैम्डा के इक्वल होगा। जबकि यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 बराबर होगा डी साइन थीटा के, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2 बराबर होगा डी साइन थीटा के इंटरफेरेंस में। इसका मतलब जो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो जाती है, मतलब अगर हम एन के टर्म्स में देखें तो। और जो डिफ्रैक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के उसमें हो जाती है। अगर कुछ और डिफरेंस की बात करें तो ग्राफ जरूर आपको प्लॉट करना चाहिए अगर डिफरेंस पूछे जा रहे हैं तो दोनों में इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा। इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन, ये मैंने आपको बताया, इसमें सुपरपोजिशन होगा टू कोरेंट वेव का, जबकि इसमें जो लाइट होगी सेकेंडरी वेव लेट वो बेंड होता है। द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस बैंड इज इक्वल, जितने भी आपको विड्थ मिलेंगे इंटरफेरेंस में उन सबकी विड्थ इक्वल होगी, जबकि यहाँ पर विड्थ डिफरेंट होती है। जो सेंट्रल होती है उसकी सेंट्रल की जो फ्रिंज विड्थ होती है डिफ्रैक्शन में ट्वाइस होती है बाकी जितनी भी आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगी उनके कंपैरिजन में। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी सभी की सेम रहेगी मैक्सिमा की, जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज करती रहती है। तो अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न डिफर्स फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न एट, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ मैक्सिमा का तो ये तो ऐसा कोई फिक्स नहीं कि कितने मैक्सिमा बनेंगे। इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, देखो फर्स्ट ऑर्डर जो मैक्सिमा होगा मतलब जो फर्स्ट आपको सेंटर में मिलेगा वो लगभग दोनों का कह सकते हैं सेम ही होगा अगर आप एनर्जी सेम रख रहे हैं तो। हाँ, स्पेसिंग बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, जो स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट रहेगी किसमें, डिफ्रैक्शन में, जबकि इंटरफेरेंस में सबकी सेम रहती है। तो इसमें ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। नंबर ऑफ मिनिमा या नंबर ऑफ मैक्सिमा हम डिसाइड नहीं कर सकते कितने बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो इसमें ध्यान रखना आप दोनों की जो नंबर डेंसिटी होती है
वो इक्वल होती है इंट्रिंसिक में, ध्यान रखना इंट्रिंसिक में। जबकि अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो एन टाइप में जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती है होल से, और पी टाइप में इसका उल्टा होता है, जो होल की डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। इंट्रिंसिक में दोनों की इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है द फिनोमिना ऑफ टी आयर इज यूज इन। मैंने आपको पहले बता दिया था टी आयर जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टी आर होता क्या है। तो देखो, जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ये पार हो जाए यानी कि रिफ्रैक्शन, या फिर ये ग्रेज करे मतलब कि इसी सरफेस पर ग्रेजिंग हो जाए, या फिर ये वापस उसी मीडियम में आ जाए। अब ये कब होता है, ये डिपेंड करता है इंसिडेंस एंगल कितना है। तो अगर मान लो कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तब तो ग्रेजिंग होती है, मतलब कि जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर इंसिडेंस एंगल ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से तो टी आयर होता है, और अगर इंसिडेंस एंगल कम होता है क्रिटिकल एंगल से तब रिफ्रैक्शन होता है। तो तीन कंडीशन होती है, मतलब तीन चीजें हो सकती हैं। अगर टी आर की बात करें तो टी आर के लिए दो मेन कंडीशन ये है कि जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करना चाहिए लाइट रे, और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। आपको पता है डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो हमेशा कम होती है रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये लाइट इज ट्रेवलिंग स्लोअर इन द फर्स्ट मीडियम, मतलब जिससे वो जा रही है उसमें स्लो रहेगी और उसके बाद ग्रेटर रहेगी। द लाइट इज मूविंग फ्रॉम मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि लाइट हमेशा। अब क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो वो इंसिडेंस एंगल किसमें, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम होता है और ये रेयर मीडियम। तो वो इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू किस मीडियम में, रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये तो होगी क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। दूसरा, टी आर अकर्स व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बाहर वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में वो होता है 1 में साइन क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिटिकल एंगल के बीच में। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ टी आई आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में यूज होता है, तो वो यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। इसके अलावा अगर मिराज हो तो उसमें भी टी आई आर होगा। अगर पूछा जा रहा है कि डायमंड क्यों स्पार्क करता है, डायमंड, अगर ये पूछा जा रहा है कि डायमंड क्यों साइन करता है तो उसके पीछे भी रीजन टी आई आर होगा। ऑप्टिकल फाइबर का बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम सिग्नल को बहुत ग्रेटर डिस्टेंस तक भेज सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एनर्जी डी एटेन्यूएशन के। तो सिग्नल आसानी से भेजने के काम आता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फ्रोनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन डिफर्स इन। तो पहले इसके फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क है वो जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, देखो इन दोनों में ये देखो कि वर्ड की स्पेलिंग किसकी बड़ी है, तो मुझे लग रहा है फ्रोनहोफर ज़्यादा बड़ा वर्ड है। तो आप इसमें ये ध्यान रखो, इसमें जो सोर्स होगा और जो स्क्रीन होगी उनके बीच में ज़्यादा बड़ा गैप होगा, जबकि फ्रेस्नेल छोटा वर्ड है तो इसमें जो सोर्स होगा और जो स्क्रीन होगी उसके बीच में गैप कम रहेगा। इससे नाम से ध्यान रखना कि सोर्स और स्क्रीन के बीच में फ्रेस्नेल में डिस्टेंस कम होता है, फ्रोनहोफर में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक डिफरेंस तो हमारा ये हो गया कि लाइट वेव इज फॉर्म अ सोर्स एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस फाइनाइट रहेगा, जबकि फ्रोनहोफर में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा सोर्स और स्क्रीन के बीच में। तो हम कह सकते हैं लाइट वेव इज फ्रॉम अ सोर्स एट इन्फिनिटी। सेकेंडली, अब देखो जब इतनी दूर से लाइट आ रही है तो हमें ना इसको एक जगह लाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप ये देखो, इन लेबोरेटरी कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी यूज, जबकि इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। तो फॉर लेबोरेटरी कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है
और हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस के बाद में जो आपकी लाइट रे आएंगी वो पैरेलल जाएंगी, और पैरेलल जाएंगी तो जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि इस तरह से। आपको पता होगा लाइट रे और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लेन वेव front undergoes diffraction, whereas in Fresnel diffraction spherical or cylindrical wave front undergoes diffraction। और डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज, ये इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन के बीच में। क्वेश्चन है फ्रोनहोफर एंड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन डिफरेंट, मतलब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्लिट होगी और सोर्स होगी, हम स्क्रीन कह सकते हैं, उसमें फ्रोनहोफर में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रेजनल में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो डिफरेंस है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स का, यानी कि स्लिट और सोर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर मेनली होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स के बीच में हम यहाँ पे ऐसा कोई डिस्टेंस हमने नहीं बताया। फेज डिफरेंस के बारे में हमने कोई बात नहीं करी, और पाथ डिफरेंस के बारे में भी हमने कोई बात नहीं करी थी जब मैंने आपको फ्रेजनल और फ्रोनहोफर में डिफ्रैक्शन के डिफरेंस की कंडीशन हमने डिस्कस करी थी। तो वेव फ्रंट के बारे में डिस्कशन हुआ है, जो सोर्स है और जो स्क्रीन है उनके बीच का जो दूरी है उसके बारे में डिस्कस किया, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया था कि किसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ, जैसे ये 2π/λ, लैम्डा का एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहाँ पर जैसे मीटर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पाथ डिफरेंस। तो दोनों का एसआई यूनिट सेम होगी तो कैंसिल होगी, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, एक एंगल 2π, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा फाई फेज डिफरेंस। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह पूछा जाता है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 इन एन अनबाइस्ड पी-एन जंक्शन डायोड द लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल इन P&N रीजन इज। देखो अगर मान लीजिए अनबाइसिंग है तो ये सेम हाइट पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं छोटा होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे, और जो उससे आपके आंखों के पास रहेगा वो रहेगा, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, ये रहेगा आईपीस। अब यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्ट के पास मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के पास ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज बनती है और रियल बनती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दैट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न इज 16:1। डिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द फ्रिंज सिस्टम। देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम एक्चुअली हमें निकालना होगा यहाँ पर, तो वो और गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी मतलब कि I1 अपॉन में I2 गिवन है, जो कि 16/1 है। देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम को आप लिख सकते हैं √I1 प्लस में √I2 अपॉन में इसका स्क्वायर अपॉन में √I1 माइनस √I2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, आप इसको जैसे I1 अपॉन I2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I1 लेट 16x और I2 लेट x। उससे फायदा ये होगा कि x कट जाएगा, हमें रेशियो पता लग जाएगा। तो √I1 इसका मतलब कि 16x प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन में √16x माइनस √x का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर से √x कॉमन ले लोगे अगर, तो √x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा √16 प्लस में √1 अपॉन में √x कॉमन ले नीचे से, तो √16 माइनस में √1 और इसका करेंगे स्क्वायर। √x से √x हटाओ, √16 का कितना आएगा 4 प्लस √1 का 1 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 5 अपॉन, नीचे हो गया 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, यानी कि 25:9। क्वेश्चन नंबर 17 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली YDSC में हम जब मान लीजिए एक सोर्स है उसको दो स्लिट से पास करवाते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको ना एक टेबल दी हुई है और आपको बताना है कि ये गेट कौन सा होगा। या तो आप एक कंसेप्ट ये ध्यान रखें कि जैसे कोई अगर जोर गेट होता है तो उसमें आपको आउटपुट हाई तब मिलता है जब इनपुट पर मतलब जोर गेट में
y को मैं अगर आउटपुट मानूं तो आउटपुट हाई तब होगा जब इनपुट जो है, यानी कि इनपुट या ए और बी, उसमें कोई एक ओड जो है वो 1 रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे 0 0 0, ठीक है, यहाँ पर 1 आ रहा है, ओड संख्या है तो यहाँ पर हाई है, यहाँ पर ओड, यहाँ पर क्या है, एक ही बार 1 आया है तो यहाँ पर भी हाई है, बाकी सब में आप देखोगे तो 0 मिलेगा, मतलब ये जोर गेट है। बट ये तो वो जब आपको ये कंडीशन याद है, लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन याद नहीं है तब के केस में हम कैसे करेंगे, तो उस केस में हम जितने भी ऑप्शन है ना उनका यूज करेंगे। तो अगर मैं जोर गेट का गेट बनाऊं तो किस तरह से होगा, देखो जोर गेट का सिंबल है इस तरह से, और उसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो वो आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। अब देखो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, जैसे अगर आप 0 की 1 में डॉट कर रहे हैं तो 0 मिलेगा, 1 की 1 में करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 की 0 में करोगे तो 0 मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आप लिख रहे हो कुछ इस तरह से कि 1 का बार, तो यह होता है 0 और 0 का बार होता है, ये कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं 1। फिलहाल ए बी बार प्लस ए बार बी है, तो ए कितना है 0, 0 के आप बी बार में मल्टीप्लाई करोगे आएगा तो 0। ऐसे आप यहाँ पर देखो बी की ए बार में मल्टीप्लाई करो, बी 0 है तो यहाँ पर कंप्लीटली 0 मिलेगा। अब 1 और 0, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 है ना, उसका उल्टा कितना हो जाएगा 1। अब 1 में आप कुछ भी ऐड करो 1 ही मिलता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए कितना है 0, तो ये तो 0 बना देगा, लेकिन बी यहाँ पर 1 है और ए का बार यानी कि ए 0 है तो 0 का बार यानी कि 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर 1 और 1, देखो ये वो कंडीशन आ गई बी बार का उल्टा है, यानी कि 1 का उल्टा 0, तो 0 की ए में मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ए बार कितना है 1 का उल्टा यानी कि 0, 0 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो आप इसी से मैच कर सकते हैं कि 0 1 1 0 यानी कि जो टेबल है वो जोर को रिप्रेजेंट करेगी। बट नेंड और भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें एंड गेट पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो एंड गेट होता है उसमें ए डॉट बी होता है आउटपुट, ए डॉट बी। तो मैं यहाँ पर नेंड पहले एंड गेट के लिए लिख देता हूँ। एंड के लिए वाई क्या होगा ए डॉट बी, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 0 की 0 में 0 आता है, 1 की 0 में तो 0 आएगा, 0 की 1 में 0 आएगा, 1 की 1 में करोगे तब 1 आएगा। तो ये हो गई एंड गेट का आउटपुट। अब और गेट का क्या होगा, तो और गेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए और ये बी। तो इसमें जो आउटपुट मिलेगा वो दोनों का एडिशन मिलेगा यानी कि ए प्लस बी। तो और के लिए आउटपुट टेबल कुछ इस तरह से होगी ए प्लस बी, यानी कि 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 और 1 1, यानी कि मैं इसको भी बता दूँ, जैसे 0 प्लस 1 करते हैं तो 1 आता है, 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आता है, 1 प्लस 0 में 1 और 0 प्लस 0 में 0 ही मिलता है। तो एंड गेट हो गया और गेट हो गया जोर गेट। अब नैंड गेट, तो जो नैंड गेट होता है वो कुछ इस तरह से उसका सिंबल रहेगा, मतलब एंड गेट के आगे अपना एक बबल लगा दिया, तो उससे वाई जो होगा जो एंड गेट का था उसका इन्वर्स कर दो, यानी कि जो नैंड गेट का आउटपुट होगा जो आपको यहाँ पर मिला था ना एंड पर, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और यहाँ पर 1 का उल्टा 0। तो ये हो गया नैंड गेट का आउटपुट। फिलहाल तो हमें इसमें से बताना था, तो इसमें से मैंने आपको पहले बता दिया, ये आउटपुट जोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है एल और आर, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, तो आपको बताना है डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर कितना होता है। देखो मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ, एक तो आर सी, इसको भी हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं जब आर सी सर्किट होता है तो, और एक होता है एल अपॉन में आर, मतलब कि आर अब नीचे आ गया है तो ये भी टाइम कांस्टेंट ही होता है। इन दोनों का ही जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा उसमें सिर्फ टी आएगा, यानी कि अगर प्रॉपर्ली लिखे तो m0 L0 और t की पावर 1। फिर में से सही आंसर क्या होगा हमारा, जिसमें t की पावर 1 आ रहा होगा, तो और बाकी दोनों 0, तो ये इसमें m0 L0 t की पावर 1, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, लाइट गैदरिंग पावर इन ऑप्टिकल फाइबर। अब आप देख लो कि 20 क्वेश्चन में से ही कम 4 क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से पूछ लिए गए हैं। तो जो लाइट गैदरिंग पावर है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसके लिए होता है एक्सेप्टेंस एंगल। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।